नमस्कार व्यूअर्स। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और आज मैं उपस्थित हुई हूं आप लोगों के सामने कल की एक घटना को लेकर, जो कि मुझे तो बड़ा कष्ट दे रही है। मुझे क्रोध भी आ रहा है, कष्ट भी हो रहा है। आप बताइएगा आपको क्या महसूस होता है सुनकर कि कल हमारे देश के एक बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसको कि हम सभी जेएनयू के नाम से ज़्यादा जानते हैं, में बड़े ही खतरनाक नारे लगाए गए। क्या नारे लगाए गए कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू में, अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू में, भगवा को हम जलाएंगे, भस्म यहाँ बनाएंगे जेएनयू में। अब ये सभी नारे लगे तो क्या ये संवैधानिक तरीके से उचित थे? हाँ, हमारा संविधान फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार सभी को देता है, लेकिन इस तरह के वॉयलेंट और अभद्र नारे लगाने का अधिकार नहीं देता। अगर मेरे खिलाफ भी इस तरह के नारे लगाए जाएंगे तो मैं पुलिस में जाकर एफआईआर करवाऊंगी। पर अब ये नारे तो देश के चुने हुए, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ लगाए गए हैं। तो आगे ये देखना तो इंटरेस्टिंग होगा कि क्या न्याय प्रक्रिया इन लोगों के खिलाफ कदम उठाती है। पर अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये नारे क्यों लगाए गए। इतना आक्रोश हमारे जेएनयू के छात्रों में क्यों था? जेएनयू जिसको कि पता नहीं कितनी सब्सिडी हमारे देश की सरकारों से मिलती है, टैक्स पेयर्स के पैसों से मिलती है, जिनके सारे रहने खाने पढ़ाई का सारा खर्चा टैक्स पेयर्स के पैसों से दिया जाता है। वहाँ के छात्रों में इतना जहर, इतनी कड़वाहट क्यों थी? उन्हें इतना गुस्सा क्यों आया कि वो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कब्र खुदने की कामना करने लगे? तो ये गुस्सा आया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल एक जजमेंट दे दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को क्यों आप टारगेट कर रहे हो? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो आप कुछ कह नहीं सकते। आप कोर्ट के खिलाफ कुछ भी कहोगे तो आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इमीडिएट चार्ज लग जाएगा, जिस पर कि बहुत ही सीरियस सेक्शंस लगते हैं। तो आपको ये बात पता है, इसलिए आप कोर्ट के खिलाफ कुछ भी ना कहकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ कह रहे हो, क्योंकि वहाँ पर जब आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा तब आप उसको पॉलिटिसाइज करोगे, उसे राजनीतिक रंग दोगे, अपना एक विक्टिम कार्ड खेलोगे। अच्छा, अब आप पूछना चाहेंगे कि भाई ये ऐसा कौन सा ऑर्डर था जिसके खिलाफ ये इतना आक्रोश हमारे छात्रों में था? तो ये ऑर्डर था दिल्ली दंगों के एक्यूज्ड, मैं एक्यूज्ड ही बोलूँगी क्योंकि अभी तक उनके ऊपर चार्जेस साबित नहीं हुए हैं, उमर खालिद और शर्जिल इमाम की बेल पिटीशन का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट किया जाना। तो अब वकील हूँ तो आपको समझाऊंगी कि भाई ये रिजेक्ट क्यों की गई, किन ग्राउंड्स पे की गई। क्योंकि ये यूएपीए के तहत इन पे मुकदमा चल रहा है। यूएपीए क्या है? यूएपीए है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967। मतलब आप कुछ भी ऐसा करोगे जो कि देश की स्वतंत्रता के खिलाफ है, देश के सम्मान के खिलाफ है, तो आपके ऊपर यूएपीए के चार्जेस लगते हैं। ये ज़्यादातर आतंकवादियों पे लगते हैं, दंगाइयों पे लगते हैं। तो दंगाई तो ये थे ही, शर्जिल इमाम और उमर खालिद। तो इनके डिफेंस में इनको किन ग्राउंड्स पर इनकी बेल पिटीशन की डिमांड इनके डिफेंस लॉयर कर रहे थे वो भी मैं आपको बता दूं। तो डिफेंस लॉयर का कहना था कि भाई ये तो जो है ना किसी भी तरह के दंगों में खुद शामिल नहीं थे, इनके तो केवल भाषणों का संज्ञान एजेंसियों ने लिया है। तो भाषण बताऊं मैं आपको, क्या भाषण दिए थे उमर खालिद जी ने भाषण दिया था कि ये तो अभी हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बैठे हैं, हम देश के नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, जो चिकन नेक है वहाँ पे अगर हम 5 लाख लोग इकट्ठे हो जाएं
तो देश के नॉर्थ ईस्ट को, देश की उस 7 सिस्टर स्टेट्स को देश से अलग कर सकते हैं, काट सकते हैं। ये तो इनकी भावनाएं थी, जिन्हें कि केवल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम दे दिया जा रहा है। क्या ये देश के खिलाफ नहीं थी? बिल्कुल थी। और यही हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इनके खिलाफ जो मामले हैं वो प्राइमा फेसी सही लगते हैं। अब प्राइमा फेसी क्या होता है? प्राइमा फेसी को हिंदी में अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो ये है प्रथम दृष्टया। प्रथम दृष्टया मतलब इन पर अभी कोई भी इनकी टेस्टिंग नहीं हुई है कि ये चार्जेस करेक्ट हैं कि नहीं है। इनके एविडेंसेस को हमने अभी तक नहीं लिया है कि चार्जेस करेक्ट हैं कि नहीं करेक्ट है, बट एक बार देखने पर, इन पर एक नज़र मारने पर ये अप्रोप्रिएट लगते हैं। आगे जांच का विषय है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पर अभी के लिए ठीक लग रहे हैं। तो जब प्रथम दृष्टया आप राष्ट्रद्रोह के मामलों में संलग्न पाए जा रहे हो तो आपके ऊपर यूएपीए के चार्जेस लगेंगे। और यूएपीए के चार्जेस जब आप पर लगते हैं तो यहाँ पर आपके ऊपर लगता है सेक्शन 43D, यूएपीए 1967 का सेक्शन 43D। अब सेक्शन 43D क्या कहता है? सेक्शन 43D आपको बेल, यूएपीए के चार्जेस में बेल कब मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, ये बताता है। और इसमें क्लियरली मेंशन है कि भाई यहाँ पर यूएपीए में जेल इज़ द रूल एंड बेल इज़ द एक्सेप्शन, जो कि अलग बाकी किसी भी सीआरपीसी तो अब रहा नहीं, बीएनएस या बीएनएसएस में बेल इज़ द लॉ और जेल इज़ द एक्सेप्शन का कानून चलता है, लेकिन 43D यूएपीए में नहीं चलता। यहाँ पर अगर आपके ऊपर डाउट भी है, शक भी है कि आप इस तरह के किसी मामले में संलग्न हैं, देशद्रोह के किसी भी मामले में संलग्न हैं, दंगों में संलग्न हैं या आतंकवादी घटनाओं में संलग्न हैं, तो डाउट के बिना पर भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। जबकि बाकी सभी मामलों में बीएनएस या बीएनएसएस में बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा एक्यूज्ड को मिलता है कि भाई डाउट के बिना पर हम आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे। और चौथा क्या पॉइंट है कि जो कि इनके डिफेंस लॉयर्स ने कहा कि 5 साल से वो जेल में हैं, बहुत टाइम हो गया, अभी तो ट्रायल शुरू भी नहीं की गई है, बेल मिलनी चाहिए। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने कल ये क्लियरली मेंशन किया अपनी टिप्पणी में कि सिर्फ डिले के ग्राउंड्स पर हम यूएपीए के एक्यूज्ड को बेल ग्रांट नहीं कर सकते। और डिले केवल इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है कि आपको हम बेल ग्रांट कर दें, बहुत बड़े सीरियस चार्जेस हैं। उन्होंने कहा क्वालिटेटिव फुटेज पर के खिलाफ उमर खालिद के अगेंस्ट और इनके जो ये शर्जिल इमाम हैं, इनके चेले, इनके अगेंस्ट सीरियस एलिगेशंस हैं। क्वालिटेटिव मतलब इनकी क्वालिटी ऑफ चार्जेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए इनको बेल ग्रांट नहीं की जा सकती। तो इसमें इनके डिफेंस लॉयर ने आर्टिकल 21 का भी हवाला दिया। आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स का, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में जो फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया है, फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन किया गया है, उसमें से ही कई सारे फंडामेंटल राइट्स में से एक फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 21 में एक्सप्लेन है, जो कि कहता है राइट टू लाइफ एंड राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। तो डिफेंस लॉयर ने कहा कि भाई आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है, इनको राइट टू लाइफ है। तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि हम आर्टिकल 21 का पूरी तरह से सम्मान करते हैं और आर्टिकल 21 का जो फंडामेंटल राइट लोगों को मिल रहा है वो मिलना ही चाहिए। पर आर्टिकल 21 देश के सिक्योरिटी से ऊपर नहीं है। अगर आप देश की सिक्योरिटी पर आप थ्रेट बन जाएंगे तो कोई फंडामेंटल राइट आपको बचा नहीं सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने कल के अपने जजमेंट में क्लियर किया। तो जब इतना विस्तृत फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी सुनवाई करी है और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर किया कि आप अगले 1 साल तक बेल पिटीशन दोबारा फाइल नहीं कर सकते, या तो आपके जो एविडेंसेस होने हैं वो हो जाएं, वरना कम से कम 1 साल तक
आप बेल पिटीशन दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। जब इतना सीरियस सुप्रीम कोर्ट है किसी मामले को लेकर, डिफेंस की सारी दलीलें सुनने के बाद, हर दलील का कॉग्निजेंस लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट अगर कोई जजमेंट दे रहा है तो क्या हमें उसका सम्मान नहीं करना चाहिए? और चलो ठीक है, आपको नहीं पसंद आता ना सही, लेकिन आप इस तरह के अभद्र हिंसात्मक स्टेटमेंट्स तो नहीं दे सकते कम से कम, और ना देने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या इस तरह के हिंसात्मक नारे लगाए जाने चाहिए हमारे देश के बच्चों के द्वारा, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री या किसी के भी खिलाफ, किसी भी नागरिक के खिलाफ। तो ये मुझे बताइएगा, और मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। एंड थैंक यू। जय श्री राम।